70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए, और आज मैं यहां ये पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं। और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है, और ये जो सिलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। तो शुरुआत करता हूं मैं रोडवेज। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज। रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल गिफ्ट पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क। पावर जनरेशन, 6,000 megawatt hydro solar wind assets from NHPC, NTPC, NLC. नेशनल गैस पाइपलाइन, 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन। किसको जा रहा है आप जानते हो। पेट्रोलियम पाइपलाइन, 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड HCL की पाइपलाइन। टेलीकॉम्स, 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। BSNL एंड MTNL के टावर्स। वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग, 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाइयों और बहनों, आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है, कहने की जरूरत नहीं है। माइनिंग, 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स। एयरपोर्ट्स, 21,000 करोड़, 25 एयरपोर्ट्स। किसको जा रहा है आपको मालूम। पोर्ट्स, 13,000 करोड़,
31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स। किसको जा रहा है आपको मालूम? स्टेडियम 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम। अब देखिए, ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं, और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है भाइयों और बहनों, क्या नाम दिया इसका, क्या कहते हैं इसका? नहीं, वो एक लाइन थी, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये आपका भविष्य है। ये जो आपका भविष्य है, इसको बेचा जा रहा है, इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है। रियलिटी है। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे। जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे, और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो। मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं, सारे के सारे। मैंने आपको नाम दिया है, पावर, टेलीकॉम्स, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं। तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए, मगर देश को नुकसान मत पहुंचाइए। देश को नुकसान कैसे होगा? और जो देश के युवा हैं, आप इसको अच्छी तरह सुनिए। जैसे ही ये मोनोपोलीज बनती जाएंगी, वैसे ही उतनी ही रेट से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। आप स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, इस देश में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस होते हैं, जो आपको रोजगार देंगे कल, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3-4 बिजनेसेस रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मैंने कोरोना के बारे में बोला था, आप लोगों ने मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए। जैसे ही ये होगा, वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खत्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह समझिए। फरवरी 2020 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में मोनेटाइजेशन किया 8,000 करोड़ का। क्या राहुल गांधी का यह आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे बेच दी? साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक आरएफपी तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का यह आरोप है
कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माताजी हैं, वो सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी। 2006 में एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत उस सरकार ने की जिसकी मुखिया श्रीमती गांधी थी। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी माताजी जिस सरकार की मुखिया थी, उस सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? आज जिस प्रकार की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का उन्होंने दर्शन दिया, वो इस बात को साबित करता है कि ट्रांसपेरेंटली जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छीटाकशी करने का राहुल गांधी जी का प्रयास है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कल जो वित्त मंत्री जी द्वारा घोषणा हुई, उसमें साफ कहा गया है कि सरकार अपनी ओनरशिप को रिटेन करेगी और मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में सरकार की ओनरशिप को मेंटेन करने के साथ साथ ये भी चिन्हित किया गया कि सभी राज्य अपने नोडल ऑफिसर्स इस पूरी प्रक्रिया के लिए घोषित करेंगे। क्या राहुल गांधी का ये मानना है कि वो राज्य की सरकारें भी जो इस प्रकार का मोनेटाइजेशन कांग्रेस के नेतृत्व में कर रही हैं, वो सब अपने राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है कि दिस मैन्स पॉलिटिक्स बिगिन्स विद हिपोक्रेसी, इज सस्टेन्ड थ्रू एरोगेंस एंड एंड्स विद कंटेम्प्ट। और आज इसका साक्षात्कार राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाया है। गुलाम वो हैं जो आज भी एक खानदान के नीचे राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी से आपने प्रश्नों की झड़ी लगाई होगी, पूछा उनसे कि कांग्रेस के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं वो हिंदुस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं। गुलाम वो हैं जो एक परिवार के आश्रय में देश के संदर्भ में जब देश प्रगति करता है तो उसके बारे में अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करते हैं। 6 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में आएगा, शायद राहुल जी को ये बात रास नहीं आई। 70 साल की आज़ादी में जिस परिवार ने, जिस गृह जिले से मैं हूं, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं बनाया, वो प्रधानमंत्री जी को हिदायत दे रहे हैं। जहां पर वो 15 साल तक सांसद रहे, वहां पर एक सीटी स्कैन की मशीन भी तब आई जब मोदी की सरकार आई, और वो प्रधानमंत्री को हिदायत दे रहे हैं। जहां का वैक्सीनेशन ड्राइव आज लगभग 13 लाख अमेठी वासियों को मुफ्त प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिलने वाला है, जिसमें से 5 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो गया है, वहां पर वो प्रधानमंत्री जी को हिदायत दे रहे हैं। जिन्होंने एक मेडिकल कॉलेज तक एक गृह जिले में नहीं बनाया, वो प्रधानमंत्री जी को हिदायत दे रहे हैं। कोरोना के संदर्भ में एक विषय आपको और ध्यान में लाना चाहती हूँ। जब कोरोना ने देश पे दस्तक दी, तब देश में एक भी पीपीई किट उपलब्ध नहीं था। उन्होंने अगर इतना सब कुछ किया तो ये बताएं कि कम से कम ये तैयारी देश में, उनके राज्य में कभी क्यों नहीं हुई। इस देश ने लॉकडाउन की अवस्था में पीपीई किट बनाना शुरू किया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में थोड़ा झांक लें। मैं दोबारा कहती हूँ, 6 लाख करोड़ भारत की तिजोरी में आएगा। राहुल गांधी को इस बात से तकलीफ है। मैं दोबारा कहती हूँ, भारत सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि ओनरशिप हर एसेट की भारत सरकार के पास रहेगी। शायद दिक्कत राहुल जी को इस बात की है। मैं दोबारा प्रश्न करती हूँ कि जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, जब एक्सप्रेसवे का मोनेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, जब रेलवे स्टेशन के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए या उसको मोनेटाइज करने के लिए आरएफपी कांग्रेस की सरकार ने निकाला, तब क्या राहुल गांधी देश बेच रहे थे? सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, प्रदेश की सरकारों के साथ निश्चित रूप से परामर्श होगा, होता रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि साल 2006 में जब चिदम्बरम साहब ने खुद
दिल्ली एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने की किवायद की थी, किस किस से चर्चा की थी? तब क्या वो एयरपोर्ट बेच रहे थे, देश बेच रहे थे? ये प्रश्न आज उनके प्रति भी उठता है। देश के 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बैंक अकाउंट खोला है नरेंद्र मोदी ने। अगर दोस्त आप किसी को कहते हैं तो वो 40 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी का परिवार है। देश के 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिलवाया है नरेंद्र मोदी ने। अगर आप अभिभावक की भूमिका में उनको देखते हैं तो हाँ, ये 80 करोड़ नागरिक नरेंद्र मोदी का परिवार है। देश में 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। अगर आप परिजन मोदी का किसी को कहते हैं तो हाँ, ये परिजन है जिनको लाभ पहुंचा है। देश में 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि का 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रकम जो है उनके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया। अगर परिजन आप मोदी का किसी को कहते हैं तो हाँ, वो 10 करोड़ किसान मोदी के परिजन हैं। 8 करोड़ से ज्यादा गरीब औरतों के घर में गैस पहुंचाना, ये नरेंद्र मोदी का राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास है प्रधानमंत्री के नाते। अगर परिजन आप किसी को कहते हैं तो हाँ, मोदी का परिवार, मोदी की बहन वो गरीब औरत है जिसके घर में उज्ज्वला योजना का उपहार पहुंचा। भारत को तोड़ने की जो किवायद अथवा कोई भी टिप्पणी करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो क्या, देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो सत्ता के भूखे हैं वो ये ना भूलें कि उनकी भी एक संवैधानिक मर्यादा है। इस देश में कभी भी कोई भी व्यक्ति भारत के टुकड़े होने के लिए अपनी मंजूरी नहीं देगा। धन्यवाद।